तो बल और घर्षण का चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं, ठीक है। अब नया चैप्टर स्टार्ट करना है। नया चैप्टर कौन सा होगा? कार्य, शक्ति और ऊर्जा का होगा, ठीक है। तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति का जो चैप्टर है इसमें हम देखेंगे बारी बारी से कार्य किसको कहते हैं, ऊर्जा किसको कहते हैं और शक्ति किसको कहते हैं, ठीक। तो पीछे का जो लेक्चर जो जो देख चुके हैं उसको अच्छा से फिर से, जो नहीं देखे हैं तो पीछे वाला लेक्चर एक बार देख लीजिए, बल वाला और घर्षण का चैप्टर, ठीक है। और जो नहीं देखे हैं वो जाके देख लीजिए। और देखने वाले भी बहुत ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उसको कम से कम सब्सक्राइब कर लें। अब देखते हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति क्या होता है, ठीक। तो कार्य किसको कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु पर कर्ता के द्वारा किया गया कार्य, वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल होता है। किसी वस्तु पर जो हम कार्य करते हैं, किसी वस्तु पर हम जो बल लगाते हैं, तो बल और उसके बीच में जो विस्थापन होता है, बल और विस्थापन का जो गुणनफल होता है कॉस थीटा के सापेक्ष, उसी को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। किसी वस्तु पर कर्ता के द्वारा जो बल लगाया जाता है, मान लीजिए ये एक मार्कर है, इस पे हम बल लगा रहे हैं, यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक। इस पे हम ऐसे बल लगा रहे हैं, इसमें क्या हुआ? विस्थापन हुआ, ठीक है। तो विस्थापन होता है तो बल जितना लगाए, बल के सापेक्ष विस्थापन हुआ, बल, विस्थापन और कॉस थीटा, तीनों का जो मल्टीप्लाई होता है उसको हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो कार्य का फॉर्मूला क्या हो जाता है? कार्य इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ क्या हो गया? एफ यहाँ पे बल हो गया, हम जो बल लगाए हैं वो हमारा एफ हो गया। विस्थापन क्या हो गया? एस, ठीक है। एस हो गया हमारा विस्थापन, कॉस थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण हो गया। बल और विस्थापन के बीच कितना डिग्री का एंगल बनता है वो हमारा क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया, ठीक है। कार्य का SI मात्रक जूल होता है, कार्य का SI मात्रक जूल होता है। और जब एक वस्तु, अब अगला पॉइंट क्या है? जब वस्तु बल के दिशा में गतिशील हो तो कार्य इक्वल टू एफ एस होगा। जब वस्तु कहाँ पे? बल के दिशा में गतिशील हो, तो बल की, मान लीजिए बल हम लगा रहे हैं कहाँ पे? इस दिशा में, ये m द्रव्यमान का कोई वस्तु है जिसपे हम F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और वस्तु जब पर हम फोर्स अप्लाई किए दिए इधर की ओर खिसक रहा है, ठीक है। इधर की ओर खिसक रहा है तो F, और यहाँ पे जो फोर्स लगा है F, और विस्थापन S इधर हुआ है, S विस्थापन करके ये वस्तु यहाँ पे पहुंच गया, ठीक। ये वस्तु पहले यहाँ पे था, इसमें जब हम फोर्स अप्लाई किए तो ये S विस्थापन तय करके यहाँ पे पहुंच गया है, ठीक है। तो यहां से यहां तक पहुंचा है तो विस्थापन एक गया, यहां से यहां तक ये हमारा विस्थापन हो गया, ठीक। और S भी इस साइड में ही है और F भी इधर ही है, तो दोनों का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। थीटा यहाँ पे क्या हो गया? 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? cos 0 डिग्री इक्वल टू होता है 1, ठीक है। cos 0 डिग्री 1 होता है, तो F मल्टीप्लाई S मल्टीप्लाई 1, तो क्या हो जाएगा? एफ एस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई कॉस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। इसीलिए कहता है जब वस्तु बल के दिशा में गतिशील हो, जब वस्तु बल के दिशा में गतिशील होता है तो कार्य क्या होता है? एफ एस कार्य होता है। और दूसरा पॉइंट है जब वस्तु बल के विपरीत दिशा में गतिशील हो तो कार्य माइनस एफ एस होता है। बल के विपरीत दिशा में गतिशील होगा तो थीटा कितना बनेगा? तो -90 या फिर 180 डिग्री का बनेगा, तो उसमें भी क्या हो जाएगा? कार्य, तो उसमें भी ये थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1, तो उसका भी क्या हो जाएगा? कार्य इक्वल टू माइनस एफ एस हो जाएगा, ठीक। तो उसका यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो -1 इंटू एफ एस क्या हो जाएगा? माइनस एफ एस, ठीक। अब कहता है वृत्ताकार पथ पर गतिशील पिंड पर कोई भी कार्य नहीं होता है क्योंकि त्रिज्या और परिधि के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो त्रिज्या और परिधि के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो जैसे वृत्ताकार पथ ये है, तो यहां पर ये हो गया 8 त्रिज्या। इसमें क्या होता है? जहां पर भी परिधि पे वस्तु होती है उसके सापेक्ष इधर फोर्स लगता है। यहाँ पे वस्तु आया तो फोर्स इधर लगा है, यहाँ पे आया तो फोर्स इधर लगता है, और आर ये हो गया इसका।
यहाँ आर और एफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, एंगल होता है वो 90 डिग्री का हो जाता है, और ये cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी में एक और क्वेश्चन बनता है, जब कोई मजदूर या फिर कोई कुली सामान पे सर पे सामान रख के, कोई मजदूर या फिर कुली यदि सर पे सामान रख के खड़ा है या फिर सीधा तन के कुछ दूरी तय भी कर लेता है, तो वहां पे फोर्स 0 हो जाता है। फिजिक्स के भाषा में उसको फोर्स बोलते हैं 0 हो गया। अब कैसे बोलते हैं फोर्स 0 हो गया, इसको हम इरेज करते हैं। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उसको एक आदमी सर पे उठाए हुए है और एस डिस्टेंस वो तय करके यहाँ तक पहुंचा है, ठीक है। एम द्रव्यमान का जो वस्तु है, इस पे फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, और विस्थापन इधर हुआ है। तो विस्थापन और फोर्स के बीच में कितना डिग्री का एंगल बना है, विस्थापन और फोर्स के बीच में एंगल बना है 90 डिग्री का। इधर चला है, इधर फोर्स लग रहा है ऊपर, फोर्स ऊपर लग रहा है, और चला किधर है, चला है इधर, फोर्स लग रहा है ऊपर, ऊपर की ओर उठाए हुए है सामान को, तो फोर्स ऊपर लग रहा है, चल इधर रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब दो, जब फोर्स और विस्थापन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर cos थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 0, तो कार्य क्या हो गया यहाँ पे 0। वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ऐसा किसी कूली को जाके बोल मत दीजिएगा कि आपने सामान उठाया और आपका फोर्स 0 है, ठीक है। वहां पे वो रुपया मिलेगा और बढ़ेगा भी। तो ये क्या है, फिजिक्स की भाषा में वहां पे फोर्स 0 माना जाता है, ठीक है। यदि वो कुछ दूर, यदि यहाँ पे क्या हो जाता है, यदि वो झुक के चलता, ठीक, यदि वो झुक के चलता तो वहां पे एंगल क्या हो जाता, कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट होता। तो कुछ ना कुछ जब एंगल क्रिएट होता तो यहाँ पे कार्य माना जाता, कार्य हुआ है, ठीक है। एंगल जब भी 90 डिग्री हो गया तो वहां पे कार्य नहीं होता है, ठीक। कार्य के बाद आप देखेंगे शक्ति क्या होता है, तो काम के करने का दर जो होता है, किस स्पीड से हम काम को कर रहे हैं, तो हमारा शक्ति कहलाता है। जैसे कि कहीं पे 50 केजी गेहूं रखा हुआ है, अब एक बच्चे को दे दिया हम उठाने के लिए, तो वो थोड़ा थोड़ा 2 केजी 4 केजी करके उठाएगा, तो उसको हो सकता है उठाने में 2 घंटा लग जाए, वहां से एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, ठीक है। वही एक बड़ा आदमी गया तो उसको मान लीजिए एक बार में 25 केजी उठाया, दूसरे बार में फिर 25 केजी उठा के लाया, तो 2 बार में उठा के ले आया, तो ये उसका क्षमता हो गया, ठीक है, जिसको हम शक्ति कहते हैं। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम शक्ति कहते हैं, किस स्पीड में वो काम को कर पा रहा है, ठीक है। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, ठीक। इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद शक्ति का डिफिनेशन लिखते हैं। कार्य तो हम देख लिए, अब देखेंगे शक्ति, सामर्थ्य या फिर पावर किसको कहते हैं, ठीक है। शक्ति क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के कार्य करने का जो दर होता है वो उसे हम शक्ति कहते हैं। शक्ति का जो फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय होता है, ठीक है। शक्ति का SI मात्रक जूल पर सेकेंड या फिर वाट होता है। शक्ति का SI मात्रक जूल पर सेकेंड होता है या फिर वाट होता है। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट होता है, ठीक है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है, और 1 वाट आवर इक्वल टू 3600 जूल होता है, ठीक। ये याद रखने वाला है, इसमें से ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो ऊपर का 2 क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो 1 किलोवाट आवर में कितना वाट होता है, या फिर 746 वाट इक्वल टू क्या होता है, तो 746 वाट इक्वल टू 1 HP मतलब हॉर्स पावर होता है, ठीक है। सामान्य मनुष्य की शक्ति जो होती है 0.05 से 0.1 HP तक होता है। HP मतलब होता है हॉर्स पावर,
तो सामान्य मनुष्य जो होता है उसका पावर जो होता है 0.05 HP से लेकर के 0.1 HP तक होता है, ठीक है। और क्या कहता है, वाट, किलोवाट, मेगावाट और हॉर्स पावर। वाट, किलोवाट, मेगावाट और हॉर्स पावर ये सब किसका मात्रक है, ये सब जो है शक्ति का ही मात्रक है। अब कहीं पे ये दे सकता है जो किलोवाट किसका मात्रक है, मेगावाट किसका मात्रक है, ये सब शक्ति का ही मात्रक है, ठीक है। अब दीजिए वाट सेकेंड WS, वाट आवर WH और किलो वाट आवर KWH ये ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। वाट सेकेंड, वाट आवर या फिर किलो वाट आवर, वाट सेकेंड, वाट आवर या किलो वाट आवर, वाट सेकेंड, वाट आवर और किलो वाट आवर किसका मात्रक है, ये ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाता है, जूल हो जाता है। ये पहला चैप्टर जो हम बताए थे मात्रक और बीमा, उसमें भी हम बताए थे। जो मात्रक और बीमा जो नहीं देखे वो जाके पहला वीडियो देख लीजिए मात्रक और बीमा का। और किलोवाट आवर किसका मात्रक हो गया, किलोवाट आवर इक्वल टू क्या हो जाता है 1 किलोवाट में 1000 वाट, ये मात्रक किसका है, शक्ति का। 1 हॉर्स इक्वल टू 746 वाट, ये भी किसका मात्रक है, शक्ति का। 1 वाट आवर इक्वल टू 3600 जूल, 3600 जूल, ये भी किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। और सामान्य मनुष्य की शक्ति 0.05 से 0.1 HP तक, ठीक है। तो वह कार्य और शक्ति खत्म हो गया। अब इसके बाद ऊर्जा का देखते हैं। अब देखते हैं ऊर्जा किसको कहते हैं। तो ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु या व्यक्ति के कार्य करने का जो क्षमता होता है उसको हम ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा के दो प्रकार होता है, एक गतिज ऊर्जा दूसरा स्थैतिक ऊर्जा, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा किसको कहते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं, जब किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो कार्य करने की ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम गति की ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, गति करने के कारण जब वो कोई वस्तु स्पीड में जाता है तो उसमें कार्य करने की कुछ क्षमता उत्पन्न हो जाती है, उसी को हम गति ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि यदि बंदूक से निकली हुई गोली, जब बंदूक हम चलाते हैं तो उससे जो गोली निकलती है उसमें उतना क्षमता उत्पन्न हो जाता है कि किसी भी वस्तु को वो छेद कर सके, ठीक है। उसी तरह धनुष से छोड़ा गया तीर, ऐसे सामान्य तीर हाथ में लेके ऐसे दीवार पे मारिएगा तो अंदर ज्यादा छेद नहीं होगा, या फिर आपके हाथ से तीर को छेद करने का कोशिश कीजिएगा तो वो ज्यादा छेद नहीं कर पाएगा। वही यदि किसी धनुष पे चढ़ा के तब उसको हम छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, बहुत अंदर तक छेद करता है। तो उसमें धनुष के द्वारा छोड़ा गया तीर में क्या होता है, गति के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, बहुत हाई स्पीड में हो जाता है। तो उसमें धनुष के द्वारा छोड़ा गया तीर जो होता है वो गति ऊर्जा का उदाहरण है। बंदूक से निकली हुई गोली जो है वो गति ऊर्जा का उदाहरण है। लेकिन यदि पूछते धनुष पे की तनी हुई डोरी, धनुष की तनी हुई डोरी, जैसे ये धनुष होता है, ये धनुष की डोरी है, इसी को यदि हम तान दें, अब इसको तान के यहां तक ले आए, ठीक है। तो धनुष की तनी हुई डोरी जो है ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। धनुष से छोड़ा गया तीर जो है वो गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, लेकिन धनुष की तनी हुई डोरी जो है वो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण होगा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु में उसके स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु में उसके स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, स्थिति के कारण क्या, जैसे कि किसी वस्तु को हम ज्यादा ऊंचाई पे रख दें तो वहां पे ज्यादा ऊंचाई पे रख के तब उसको छोड़ेंगे तो वो ज्यादा स्पीड में नीचे गिरेगा, ठीक है। वही यदि थोड़े ऊंचाई पे रखेंगे, कम ऊंचाई पे, तो कम स्पीड से नीचे गिरेगा। या फिर जब हम बांध में पानी को स्टोर करते हैं, ठीक है, वाटर से जो हम पानी से जो हम बिजली बनाते हैं, वाटर डैम जो होता है उसके अंदर जब हम बिजली बनाते हैं तो पानी को हम स्टोर करते हैं एक जगह। तो पानी को जो स्टोर करते हैं तो वही पानी जब हम उसको छोड़ते हैं जो गेट के द्वारा तो वो ज्यादा स्पीड में निकलता है। तो वो ज्यादा स्पीड में जब निकलता है वो टरबाइन को घुमाने का काम करता है। तो जब वहां पे क्या होता है, जब पानी हाई लेवल तक जमा हो जाता है तो उसमें गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जमा हो जाती है। और स्थितिज ऊर्जा के कारण वो क्या करता है, अपने हाई स्थिति में होने के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी से वो क्या करता है, टरबाइन को घुमाने का काम करता है, ठीक। तो यहाँ पे यदि पूछेगा तो बांध में जो जमा पानी है वो किस ऊर्जा का उदाहरण है, तो बांध में जो जमा पानी है वो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, ठीक है। धनुष की तनी हुई डोरी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, ठीक। स्थितिज ऊर्जा का परिवहन का जो फॉर्मूला हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू हो जाता है mgh। वहीं पे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर, ये
किसका, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का उदाहरण फॉर्मूला है। वहीं पे यदि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा mgh। एच हो गया यहाँ पे हाइट हो गया, कितना ऊंचाई पे वस्तु है या कितना दूरी पे वस्तु है। एम जो हो गया वस्तु का द्रव्यमान हो गया, और जी जो है वो गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक, और गतिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, तो ये ऊर्जा और ऊर्जा के प्रकार को हम देख लिए। स्थितिज ऊर्जा किसको कहते हैं, गतिज ऊर्जा किसको करते हैं, इसको भी हम बारी बारी से देख लिए। अब देखेंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। आपको पता होगा कि या फिर 10th क्लास में आप पढ़े होंगे कि ऊर्जा जो होता है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो खत्म नहीं होता है। वो क्या हो जाता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। उसी को ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अंदर रखा गया है। तो उसको देखते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसको कहते हैं। ठीक है, अभी इसको पहले नोट कर लीजिए। अब देखते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। सिर्फ ऊर्जा का क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। ठीक है, कभी ध्वनि ऊर्जा है तो वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यांत्रिक ऊर्जा को हम कभी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा में सौर ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, अर्थात कोई भी ऊर्जा जितनी मात्रा में विलुप्त होती है, ठीक उतने ही ऊर्जा दूसरे रूप में उपस्थित हो जाती है। जब हम देखते हैं कि एक ऊर्जा कुछ रूप में नष्ट हो रही है या खत्म हो रही है, तो वो पूरी तरह से खत्म नहीं होती है, वो ठीक उतना ही ऊर्जा दूसरे रूप में उपस्थित हो जाती है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत। अतः ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। ब्रह्मांड में जितना ऊर्जा है वो कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा नियत है। वो सिर्फ उसका फॉर्म चेंज होते रहता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो हमेशा जाते रहता है। अब यह ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा का रूपांतरण क्या क्या कौन कौन कैसे कैसे करता है। ठीक है, सोलर सेल है, सोलर सेल ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करता है, सोलर सेल सूरज का रोशनी से लेता है सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा लेता है और उसको बदलता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। सौर ऊर्जा से सौर ऊर्जा से ये बदलता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। अब मोटर क्या करता है, तो मोटर में जब हम बिजली से चलाते हैं, मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा लेता है। और जो मोटर जब चलता है तो वो किसी भी चीज को घुमाने का काम करता है। ठीक है, घुमाता है तो वो क्या हो जाता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। गिटार के अंदर क्या होता है, गिटार में भी यांत्रिक ऊर्जा, हम हाथ से घुमाते हैं उसके रिंग को, हाथ से जब हम उसके स्प्रिंग को घुमाते हैं तो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा होती है। और यांत्रिक ऊर्जा किसमें उत्पन्न होती है, ध्वनि ऊर्जा में। उसके बाद है माइक। माइक में जब हम बोलते हैं तो माइक में जो हम बोलते हैं वो आवाज जाता है, क्या कहते हैं, एम्पलीफायर के पास जाता है। ठीक है, तो माइक में जो हम बोलते हैं वो तार के द्वारा जो आवाज जा रहा होता है तो वो विद्युत ऊर्जा के रूप में जाती है। ठीक है, तो माइक क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और फिर वहां पे एम्पलीफायर जो लगा होता है वो उसको एम्पलीफायर करके उसका सिग्नल चेंज करके फिर वो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है, स्पीकर के द्वारा। स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को बदल देता है किसमें, ध्वनि ऊर्जा में। तो स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा।
स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम करता है, ठीक है। सोलर सेल सोलर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, गिटार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, माइक क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। डायनेमो क्या करता है, डायनेमो में हम यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, डायनेमो को हम घुमाते हैं किसी भी मशीन की सहायता से। तो डायनेमो को जब हम घुमाते हैं किसी भी मशीन की सहायता से तब उससे विद्युत ऊर्जा निकलती है। तो घुमाते हैं मशीन की सहायता से तो हो गया यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा को डायनेमो किसमें बदल लेता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो डायनेमो का क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ये ITI में भी बहुत बार पूछा गया है और पॉलिटेक्निक में भी पूछा गया है कि डायनेमो कौन सी ऊर्जा को किसमें, विद्युत कौन सी ऊर्जा में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा को। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को बदलती है विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो कौन सा ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, ठीक है। विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत बल्ब में हम करंट पास करते हैं फिर वो हमको लाइट देता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल रहा है, प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, सोलर प्लेट जो होता है, सोलर प्लेट भी क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। अब पूछेगा सोलर प्लेट के अंदर कौन सा मटेरियल यूज होता है, तो सोलर प्लेट के अंदर जो होता है वो अर्धचालक मटेरियल होता है, सिलिकॉन और गैलियम। SI और G ये जो है अर्धचालक मटेरियल है, ये उसका यूज कहाँ पे होता है, क्या कहते हैं, सोलर प्लेट के अंदर होता है, ठीक। ये अर्धचालक मटेरियल है, तो इसमें क्या होता है, जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये चालक की तरह व्यवहार करने लगता है, ठीक है।
तो ये दोनों सिलिकॉन और गैलियम जो है किसके अंदर, सोलर प्लेट के अंदर इसका यूज होता है, सोलर प्लेट में। ठीक, तो यहाँ ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। कौन सा ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है, कौन सा ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है, ये भी पता चले गया होगा। और सोलर सेल के अंदर के कौन सा धातु का यूज होता है, अर्धचालक का। ठीक है, सोलर सेल के अंदर अर्धचालक मटेरियल का यूज होता है जो सिलिकॉन और गैलियम के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ तक जो ये वाला चैप्टर जो हमारा था कार्य, ऊर्जा और शक्ति का चैप्टर, ये पूरा तरह से खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो जो इससे पहले भी हम 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। पहला मात्रा का चैप्टर था, तीसरा बल और घर्षण का चैप्टर था। ठीक है, तो जो ये दोनों चैप्टर नहीं पढ़े हैं वो पीछे लगभग 6-7 वीडियो पढ़ा है, वो जाके उसको शुरू से देख लीजिए। और यहाँ तक जो खत्म हो गया, अब अगला चैप्टर अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे।